All right, so let us talk about some basic concepts. Okay. इसमें जो है नेशनल इनकम, we will talk about GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. सो ये क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जीडीपी में विद इन डोमेस्टिक बाउंड्रीज. ये होता है एक सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि एक आपके कंट्री के बाउंड्री के अंदर जो है जितना भी गुड्स और सर्विसेज. ओके, सो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जीडीपी में हम सर्विसेज काउंट कर रहे हैं. गुड्स प्लस सर्विसेज जो है वो जो प्रोड्यूस हो रहा है, फाइनल गुड. ओके, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? द फाइनल गुड. ओके, सो यहाँ पर हमने जीडीपी में चिग्जम मेथड के बारे में बोला था, C+I+G+X-M, है ना? तो X-M क्या था? नेट एक्सपोर्ट्स था, टोटल नेट एक्सपोर्ट्स. X, what was X? Was this the export? And was the M the import? तो इंडिया के लिए ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है? नेगेटिव होता है बिकॉज ऑफ हाई एनर्जी इंपोर्ट्स. यस. ओके. सी क्या था? कंजम्पशन था. आई क्या था? इन्वेस्टमेंट था. जी क्या था? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर था. ओके, सो इसमें से सबसे बड़ा हेड कौन सा है इंडिया के लिए? C+I+G+ consumption. So can I say that we are a consumption driven domestic economy or a domestic consumption driven economy? Yes. और ये जीडीपी क्या करता है? ये डोमेस्टिक प्रोडक्शन स्ट्रेंथ को करता है. और इट डजेंट इंक्लूड इनकम अर्न बाय नेशनल्स अब्रॉड, एंड इट कैन बी नॉमिनल और रियल डिपेंडिंग अपॉन इन्फ्लेशन से एडजस्टमेंट है कि नहीं. अगर इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं है तो हम क्या नॉमिनल कहेंगे? और अगर उसको वही आप इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर दोगे तो आप वी गेट द रियल पार्ट. ओके, अब बात करते हैं जीएनपी के बारे में. तो नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? सो यहाँ पर जो है जीडीपी और उसमें एनएफआईए हम ऐड कर देते हैं. ओके, एनएफआईए क्या होता है? दिस इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. और इसमें क्या होता है? इनकम अर्न बाय इंडियंस अब्रॉड, जो एनआरआई कमाते हैं बाहर, जो गल्फ में हमारे वर्कर्स मजदूर भाई बहन है वो कमाते हैं. और जो हमारे टेकीज हैं अमेरिका में जो कमाते हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड में जो वो पैसा कमा रहे हैं, उसमें से माइनस क्या कर देना है? जो इंडिया में बांग्लादेशी रोहिंग्याज और ये सब जो लोग हैं वो कमा रहे हैं, उसमें से माइनस करके वी आर गेटिंग द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. और उसमें क्या कर रहे हो? जीडीपी में ऐड कर दे रहे हो. यू आर डूइंग व्हाट? यू आर एडिंग इन द जीडीपी दी एनएफआई. और ये जब ऐड कर रहे हो तो वी आर गेटिंग अ नंबर कॉल्ड जीएनपी. ओके, ऐड नहीं होती, माइनस हो जाती है. जीएनपी जब आप निकाल रहे हो तो उसमें से माइनस हो जाता है. ओके, सो एनएफआईए है ना, पहले एनएफआईए निकालते हो तो इसमें क्या होता है? रेमिट, नॉट रेमिटेंस बट इनकम दैट इज अर्न बाय इंडियंस अब्रॉड माइनस इनकम्स अर्न बाय फॉरेनर्स इन इंडिया. और उसको जीडीपी में हम ऐड कर देते हैं. ओके, सो देन वी गेट द जीएनपी नंबर. ओके, सो यहाँ लोकेशन इंपॉर्टेंट है, जीडीपी में लोकेशन इंपॉर्टेंट है. द आंसर इज यस, इट हैज टू बी विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्रीज. वेर एज जीएनपी में लोकेशन इंपॉर्टेंट है नहीं है. ओके, यहाँ पर जो है इररिस्पेक्टिव ऑफ वेयर द सिटीजन्स आर. ओके, तो नेशनल प्रोडक्ट क्या ये सिटीजन हो जाता है कि जो सिटीजन कमा रहे हैं या सिटीजन बना रहे हैं, उसमें देखते हैं. और उसमें से हम माइनस कर देते हैं जो नॉन सिटीजन्स कर रहे हैं. ओके, देन एनएनपी क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट. इसमें से हम जीएनपी में से जब हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, सो डेप्रिसिएशन क्या? ये वेयर एंड टेयर होता है. जैसे जिस गुड से आप फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं उसका वेयर एंड टेयर होता है. ओके, सो आई गिव यू एन एग्जांपल. आई माई टीचिंग यू फ्रॉम अ टैबलेट एंड अ कंप्यूटर लैपटॉप. सो वो लैपटॉप मेरा बिजनेस एक्सपेंस हुआ. इफ आई एम टेकिंग फीस फ्रॉम यू, एंड अब ये क्या 5 साल 6 साल में उसको यूज करूंगा तो क्या वो सेम तरीके से चलेगा? नहीं चलेगा. मुझे नया खरीदना पड़ेगा या उसको बनवाना पड़ेगा, एक एक्सपेंस होगा. सो क्या वो वेयर एंड टेयर हो गया? सो जब आप वेयर एंड टेयर को ले लेते हो, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हो, सो जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, यू गेट अ नंबर दैट शैल बी कॉल्ड एज एनएनपी. ओके, and this gives a better picture of actual production available after maintaining of capital stock. Okay, so factories में जो प्रेस होता है, फैक्ट्रीज में जो रोबोट आर्म्स होता है, उन सब का जो वेयर एंड टेयर होता है उसको हम लेके चलते हैं. ओके, सो क्या सरकार बताती है कि डेप्रिसिएशन कितना है? इज इट द गवर्नमेंट दैट सेट्स द नंबर?
of depreciation when calculating the NNP. That is correct. Okay. एक तरीके से जो है सरकार जो है वो हमें बताती है कि प्राइवेट आदमी से पॉसिबल है, प्राइवेट किसी प्राइवेट आदमी से पूछना कि डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है. सो स्टैंडर्डाइजेशन के लिए इट इज रादर द गवर्नमेंट which tells us how much the depreciation is based on the inputs that they receive from the industry. उसके बाद एनडीपी होता है, तो एनडीपी इज वेरी इजी. जीडीपी में से आप डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, यू गेट द एनडीपी. अब बात करते हैं फैक्टर कॉस्ट वर्सेस मार्केट प्राइस के बारे में. तो नेशनल इनकम अगर आपको कैलकुलेट करना है, सो नेशनल इनकम जो है इट कैन आइदर बी कैलकुलेटेड एट फैक्टर कॉस्ट और इट कैन बी कैलकुलेटेड एट मार्केट प्राइस. तो फैक्टर कॉस्ट में क्या होता है, दैट इज वैल्यू दैट इज बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. सो एक प्रोडक्ट को बनाने में क्या क्या आता है, रेंट आता है. अगर मान लो कि मैं एक फैक्ट्री बना रहा हूँ और उसमें फैक्ट्री का रेंट होगा, वेजेस होगा वर्कर का, इंटरेस्ट होगा लोन दैट आई हैव बीन टेकन. ओके, एंड देन द प्रॉफिट विल कम. तो ये जो है फैक्टर कॉस्ट के बेसिस पे आप कैलकुलेट करोगे. देन मार्केट प्राइस क्या होता है, ये जो है इसमें आप इनडायरेक्ट टैक्स जो है इंक्लूड करोगे और एक्सक्लूड करोगे सब्सिडी. सो कैन आई से दैट दिस इज द प्राइस एट विच आई विल सेल टू द कस्टमर. ये कस्टमर को लगता है प्राइस. ओके, सो फैक्टर कॉस्ट में ऐड कर दो इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी माइनस कर दो. क्या सब्सिडी मुझे मिलता है अपने जो इन नॉट इनपुट बट जो मेकिंग चार्जेस है या मेकिंग कॉस्ट है उसको कम करने का, कॉस्ट प्राइस प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करने का सरकार से मिलता है ना. सो मैं सब्सिडी उसमें से हटा दूंगा और मैं इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर दूंगा. तो ये क्या मुझे मिलेगा, नहीं, ये सरकार को जाएगा. जीएसटी तो सरकार को जाती है ना. ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा. ओके, तो बेस ईयर की हम बात करते हैं. तो करेंटली 2011 और 12 जो है बेस ईयर जो है हम उसको यूज करते हैं जीडीपी के लिए, और इसको पीरियोडिकली रिवाइज किया जाता है. अभी रिवीजन चल रहा है. देयर आर टॉक्स कि हम 2019 जो है उसको यूज करेंगे एज अ बेस ईयर, लेकिन अभी जो है 2011 इज द बेस ईयर. व्हाट इज जीडीपी डिफ्लेटर. सो ये बेसिकली क्या करना है, आपको नॉमिनल जीडीपी लेना है, उसमें डिवाइड कर देना है रियल जीडीपी. व्हाट इज द डिफरेंस, द डिफरेंस इज ओनली that real GDP is adjusted for inflation. What is inflation? The general rise in the level of prices. That's it. वही ना महंगाई. इन्फ्लेशन को अगर हिंदी में कहें तो महंगाई होता है. जनरल राइज इन द लेवल ऑफ प्राइसेस, करेक्ट. तो आप उसको क्या करोगे, जैसे बलून होता है, बलून होता है उसको डिफ्लेट करते हो, तो उसी तरीके से क्या हम जीडीपी को डिफ्लेट कर रहे हैं, नॉमिनल बाय रियल करके डिवाइड कर रहे हैं उसको, हवा निकाल रहे हैं उसकी और उसको इंटू 100 कर रहे हो, गेट अ नंबर. ओके, यू आर गेटिंग अ नंबर. अब यहां पर मुझे बताइए कि जीडीपी डिफ्लेटर अगर ज्यादा होगा, इफ इट इज एट अ हायर एंड, सो इन्फ्लेशन विल बी लोअर और हायर. अगर जीडीपी डिफ्लेटर का नंबर ज्यादा है तो इन्फ्लेशन ज्यादा होगा कि कम होगा. अब यहां पर देखिए कि क्या अगर इन्फ्लेशन ज्यादा होगा तो रियल जीडीपी का नंबर कम होगा. अगर इन्फ्लेशन ज्यादा होगा तो रियल जीडीपी का नंबर कम होगा. इट मीन्स कि न्यूमरेटर विल बी हायर, बिकॉज यहाँ रियल जीडीपी को डिवाइड करने के लिए कम कम स्ट्रेंथ है. कैन आई से लाइक दिस. बट अगर मान लो इन्फ्लेशन कम होगा, ध्यान से सुनिएगा, इन्फ्लेशन कम होगा तो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में गैप कम होगा. नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में गैप कम होगा. इट मीन्स दैट द नंबर विल बी ऑन द लेसर एंड because you are dividing by, the numerator by a higher denominator. So उस केस में can I say that the country is doing well, the inflation is not that much and the growth is not inflated. Okay, एक और बार समझाऊं. बिल्कुल, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आप समझ गए क्या होता है. यहाँ नॉमिनल जीडीपी विल बी द न्यूमरेटर एंड रियल जीडीपी विल बी द डिनोमिनेटर. मैं कह रहा हूं कि अगर रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी, अगर रियल जीडीपी मान लो नॉमिनल जीडीपी 100 है और रियल जीडीपी 99 है, सो कैन आई से दैट दिस इज वेरी क्लोज, इन्फ्लेशन इज वेरी लेस. एंड इन द सेकेंड केस द नॉमिनल जीडीपी इज 100 एंड द रियल जीडीपी इज 75. सो अगर मैं 100 को 99 से डिवाइड करूंगा इन केस ए एंड इन केस बी आई एम डिवाइडिंग 100 बाई 75, सो इसमें से बड़ा नंबर किस में आएगा, इसमें से बी में आएगा. So the GDP deflator in scenario B will be bigger than scenario A.
So in scenario B, you can see that the real GDP is 75. It means that ki bada hai inflation. The gap of inflation is higher. So can I say that if the number GDP deflator is a bigger number, it means that there has been a higher instance of inflation in the economy? अगर जीडीपी डिफ्लेटर कम है, इट मींस देयर हैज बीन अ लोअर इंस्टेंस ऑफ इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। ये चीज समझ में आ गया या फिर से समझाऊं? कितना डिफ्लेट करने की, कितनी हवा निकालने की, आप ये समझिए, ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना। डिफ्लेटर का नंबर ज्यादा बड़ा है, इट मींस कि ज्यादा हवा निकालने की जरूरत हुई नॉमिनल जीडीपी से। इट मींस कि इन्फ्लेशन बड़ा है। और अगर जीडीपी डिफ्लेटर का नंबर छोटा है, इट मींस कि कम हवा निकालने की जरूरत पड़ी। ओके। अगर न्यूमरेटर, नहीं नहीं, लोअर नहीं कह रहा हूं। हाँ हाँ, अच्छा, ये आप सिनारियो की बात कर रहे हैं कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में अगर रियल जीडीपी बढ़ा है तो क्या इसका मतलब डिफ्लेशन है? बिल्कुल ये हो सकता है। इन दैट केस आप अगर एडजस्ट कर रहे हो तो रियल जीडीपी तो बढ़ जाएगा। बिकॉज अगर नॉमिनल जीडीपी इज एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, क्या हम माइनस कहते हैं? रियल जीडीपी को हम एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन कहते हैं। इट कैन बी आइदर वेज इन दैट केस। इट कैन बी माइनस और प्लस। लेकिन क्या मेजॉरिटी 99.99% केसेस में इन अ नॉर्मल फंक्शनिंग इकोनॉमी हम इन्फ्लेशनरी केसेस देखते हैं? दैट इज वाई वी ऑलवेज से ना कि रियल जीडीपी इज लेसर देन द नॉमिनल जीडीपी। बट इन सर्टेन केसेस, मे बी लाइक इन द केस ऑफ जापान। जापान का है ना केस, वहां पर माइनस में जा रहा है, डिफ्लेशन जा रहा है। सो पीपल आर प्रोटेस्टिंग देयर फॉर द राइज इन प्राइसेस, नॉट अगेंस्ट इट बट फॉर इट। तो वहां पर कहना ही से कि रियल जीडीपी विल बी हायर बिकॉज इन्फ्लेशन विल बी एडेड। क्योंकि यहाँ इन्फ्लेशन तो है ही नहीं ना, इन्फ्लेशन तो माइनस में जा रहा है, तो अब इसको ऐड करना पड़ेगा रियल जीडीपी में। सो इन दैट केस यस, इट कैन हैपन। दैट इज अ सिनेरियो। बट क्या 99.99% इकोनॉमीज में हम राइज इन प्राइसेस देखते हैं, इन्फ्लेशन? सो वो हम क्राइटेरिया इसमें जनरली नहीं देखते, बट ऐसे हो सकता है। ओके, फॉर अ थियोरेटिकल पर्पस आप ऐसे कह सकते हो। ऑलराइट। ब्रॉडर मेजर ऑफ इन्फ्लेशन जो है सीपीआई और डब्ल्यूपीआई है। सो व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ डब्ल्यूपीआई? इज दिस कि यहाँ सर्विसेज काउंट नहीं होता है? सर्विसेज काउंट नहीं होता, कितना पैसा मैंने अपने बच्चे के पढ़ाई पे लगाया, मैंने बाल कितना कटाया, मैंने जो है ऑल दीज सर्विसेज के लिए कितना पैसा दिया, वो नहीं होता है। दूसरी चीज है, क्या ये कस्टमर फेसिंग नहीं है? कस्टमर को फाइनली कितना प्राइस में पड़ा, सो दैट इज नॉट देयर। सो क्या पहले महंगाई डब्ल्यूपीआई पे कैलकुलेट होती थी, इन्फ्लेशन अर्लियर, एंड देन आरबीआई शिफ्टेड टू सीपीआई? यस। सो दैट इज देयर। ओके। अब बात करते हैं जीबीए के बारे में, ग्रॉस वैल्यू एडेड। व्हाट इज द बेस्ट थिंग अबाउट जीबीए? क्या यहाँ सेक्टर स्पेसिफिक फोकस है? जीडीपी में हमें सेक्टर स्पेसिफिक फोकस नहीं पता चलता है, यहाँ हमें सेक्टर स्पेसिफिक फोकस पता चलता है। ओके। सो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, and this measures production contribution of specific sectors and firm. So GDP is equal to sum of GVA across all sectors plus taxes on products minus subsidies on product. तो ये जीडीपी अगर आपको कैलकुलेट करना है तो जीवीए जो है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, अक्रॉस ऑल सेक्टर्स को आपको ऐड करना है, प्लस टैक्सेस ऑन प्रोडक्ट्स आपको ऐड कर देना है और सब्सिडीज माइनस कर देना है। ओके, सो दिस इज समथिंग that you can do, and it is used by CSO and NSO for sectoral growth analysis. Okay. और इसका बेस ईयर क्या है जीवीए का? 2011 और 12 है। क्या ये आपका सारा क्लियर हो गया? एवरीथिंग इज क्लियर। इसको पढ़ लीजिएगा, मैं कहूंगा कि अच्छा, क्योंकि एक चीज मुझे समझ नहीं आती, इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है बहुत छोटा लगता है अगर आप देखोगे, तो उतना ज्यादा नहीं। आई थिंक मोर इकोनॉमी इज देयर टू बी रेड इन मेंस एज कंपेयर टू प्रीलिम्स, बिकॉज प्रीलिम्स में ले दे के वही 12-15 कंसेप्ट जो है, इन्फ्लेशन ऊपर गया तो क्या होता है, मनी प्रिंटिंग से क्या होता है, ऊपर नीचे यही रहता है ना। सो दैट इज द मोर और लेस, दैट इज द थिंग दैट इज देयर। अब भाई इसमें एक और चीज है कि एसएलआर रेपो आया है क्या हाल फिलहाल में? अगर हम ट्रेंड देखें तो नहीं आ रहा है। ऑल्दो पढ़ाई जीडीपी डिफ्लेटर हम पढ़ा रहे हैं, जीडीपी पढ़ा रहे हैं, लेकिन मोर और लेस नहीं आ रहा, वही घिसा पिटा चीज आ रहा है। ठीक है। सो एनीवेज, इसमें जो है मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा आप नहीं जाइए, बहुत ज्यादा आप ऊपर नहीं जाइए। इसमें एज मच एज पॉसिबल जो है आप करिए क्वेश्चंस, पॉलिटी जैसा इसको ट्रीट कीजिए।
आपके तीन दोस्त कौन होंगे? आपके तीन दोस्त कौन होंगे एग्जाम में? पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। ये आपके तीन दोस्त हैं। ऑलराइट, यू कैन नॉट ग्रो रॉन्ग अकॉर्डिंग टू द, ओके, अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट। आप जो है, अगर हम इनिशियल देखें ये 3 4 साल 5 साल में क्या हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये दीज थ्री कैन बी योर गुड फ्रेंड्स। ओके, सो ये चीज रहेगा। ऑलराइट, एनीवेज आगे बढ़ते हैं। अब बैंकिंग से रिलेटेड टर्म्स हम देखते हैं। ओके, इसमें ही मैं बता दूंगा। मनी सप्लाई की बात करते हैं। सो एम नॉट, तो क्या ये रिजर्व मनी होता है? विच इज द करेंसी इन सर्कुलेशन, बैंकर्स डिपॉजिट विथ आरबीआई प्लस अदर डिपॉजिट विथ आरबीआई। सो ये हम इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? रिजर्व मनी कहते हैं। तो क्या ये चीज, इसमें जो है, कितना करेंसी है सर्कुलेशन में? हमारे कंट्री में कितना है? 18 लाख करोड़ के करीब है। 18 17 18 लाख करोड़ अप्रोक्सीमेटली, उस नंबर में। फिर बैंकर्स डिपॉजिट विथ आरबीआई, बैंक्स जो है अपना डिपॉजिट जो रखते हैं आरबीआई के साथ, प्लस एनी अदर डिपॉजिट दैट आरबीआई इज हैविंग, तो ये सारा मिला के एम नॉट हो जाता है। ओके, अब जो है यहाँ पर M1 में आते हैं। तो लिक्विडिटी के हिसाब से क्या ये मैं जो बना रहा हूं ये सही है? अकॉर्डिंग टू लिक्विडिटी, मोस्ट लिक्विड इज M1 एंड द लीस्ट लिक्विड इज M4, है कि नहीं? तो अगर मैं M1 की बात करूं तो उसको मैं कह रहा हूं नैरो मनी। अब नैरो मनी क्या है? दिस इज करेंसी विथ पब्लिक, जो आपके पॉकेट में 10 रुपए 20 रुपए है। डिमांड डिपॉजिट है, जो ऑन डिमांड आप निकाल सकते हो। आपने कुछ स्विगी से मंगाया, जोमेटो से मंगाया, तुरंत यूपीआई से पेमेंट, तो क्या मैं कह सकता हूँ दैट इज अ डिमांड डिपॉजिट, बिकॉज ऑन डिमांड आप पैसा खर्चा कर रहे हो। उसके बाद प्लस अदर डिपॉजिट्स विथ आरबीआई, एनी अदर डिपॉजिट दैट इज देयर विथ आरबीआई। अब लिक्विडिटी की जब बात आती है, तो क्या ये हो सकता है कि कितने जल्दी मैं पैसा खर्चा कर सकता हूं एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड में? आप रिक्शा में बैठे, तो सबसे इजीली रिक्शे वाले को कैसे पैसा दोगे? अपने पॉकेट से निकाल के। सो कहना इसे करेंसी विथ पब्लिक इज द मोस्ट लिक्विड ऑफ द थिंग, है कि नहीं? तो ये हो गया। फिर उसके बाद डिमांड डिपॉजिट आएगा, जो आपका यूपीआई हो गया, आपका डेबिट कार्ड हो गया, है ना? सो दिस विल बी इन द M1। तो M1 इज द मोस्ट लिक्विड ऑफ द लॉट, M1 M2 M3 M4। कैन आई से लाइक दिस? ओके। दूसरी चीज क्या है? अगर मैं बात करूं M3 के बारे में, तो यहां पर M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक। अब यहां देखिए, दो चीज होता है। एक होता है डिमांड लाइबिलिटी और एक होता है टाइम लाइबिलिटी। एनीथिंग दैट यू हैव डिपॉजिटेड विद द बैंक, कैन आई से दैट दैट इज अ लाइबिलिटी? एनीथिंग दैट यू हैव डिपॉजिटेड विद द बैंक, दैट इज अ लाइबिलिटी, क्योंकि वो क्या, बैंक को आपको वापस देना है। ऑल राइट, एंड बैंक का एसेट फिर क्या हो जाता है? इट इज द लोन्स दैट दे हैव गिवन, द एडवांसेस दे हैव गिवन, है कि नहीं? सो ये चीज जो है, इसको आप समझिएगा। तो डिमांड डिपॉजिट जो है और टाइम डिपॉजिट, इसमें फर्क क्या है? क्या सेविंग्स और करंट अकाउंट ये डिमांड में आ जाता है? इसमें मैं डिमांड कर रहा हूं, मुझे भूख लगी है, मैं यूपीआई से डिमांड कर रहा हूं कि मुझे अभी पैसा चाहिए। लेकिन टाइम टाइम लाइबिलिटी क्या होता है? क्या ये फिक्स डिपॉजिट है, रिकरिंग डिपॉजिट है? इसमें टाइम में लॉक्ड होता है कि आप इसके पहले नहीं निकाल सकते हो। यस, लेकिन बोथ ऑफ देम आर लाइबिलिटी, इसीलिए हम NDTL कहते हैं ना, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, दैट इज व्हाट वी से। ओके। और आरबीआई किसको यूज करता है? M3 को। अब M3 में क्या है? ब्रॉड मनी हम कहते हैं। इसमें M1 है, मतलब करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स। ओके, अब टाइम डिपॉजिट जो है, उसमें हम क्या देख रहे हैं? टाइम डिपॉजिट में आपका FD है। ओके, अब यहां देखिए M2 क्या है। अब M2 जो है, उसमें सारे फैक्टर्स हैं जो M1 में है, जो कि आपका डिमांड डिपॉजिट हो गया, आपके पॉकेट में जो कैश हो गया, प्लस एनी अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। और उसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं? पोस्ट ऑफिस सेविंग्स। अभी हम इसमें क्या ऐड कर रहे हैं? पोस्ट ऑफिस सेविंग्स। सो विच इज इजियर, योर सेविंग्स इन द बैंक उसको एक्सेस करना, या पोस्ट ऑफिस वाले सेविंग्स को एक्सेस करना? बैंक वाले को। पोस्ट ऑफिस में आपको जाना पड़ेगा, है ना, फिर जाके आप निकाल सकते हैं। सो दैट इज थिंग। बट क्या आज के डेट में
as of 2025, does it hold true when the post office can also give you a debit card? Can I say that this concept has become obsolete, the post office thing? Because post office में भी they have been given the right of giving you a card. आप भी उससे कैश निकाल सकते हो. लेकिन पहले के जमाने में, when we used to compare 10 year 20 years back, this used to hold true, है ना, कि पोस्ट ऑफिस में अगर आपने कुछ पैसा जमा कराया है, सो देन वहां पर जो है आपको वो चीज रहेगी. एनीवेज M3 जो है उसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, M1, और उसमें टाइम डिपॉजिट्स. ठीक है. अब M4 में हम क्या ऐड कर रहे हैं, जो जो M3 का ब्रॉड मनी का कंसेप्ट है, M3 में क्या मैं कह सकता हूं, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट, ऑल द फैक्टर्स ऑफ M1 और प्लस टाइम डिपॉजिट, ये M3 हो गया आपका. और M3 में मैं क्या ऐड कर रहा हूं, जो पोस्ट ऑफिस में जो है आपने जो भी स्कीम्स खरीदा होगा पोस्ट ऑफिस के थ्रू, होता है ना, बेटी के लिए स्कीम, पेंशन के लिए स्कीम, वट एवर स्कीम्स चला रहा है पोस्ट ऑफिस, वो ऐड करके M4 आ जाता है. और मनी सप्लाई के लिए RBI सबसे ज्यादा क्या यूज करता है, M3 यूज करता है, दैट इज M1 प्लस टाइम डिपॉजिट, which is the most liquid of the lot, which is the most liquid of the lot, it is M1. अगर मैं M1 टू M4, M0 में नहीं डिस्कस कर रहा हूं, M1 से M4 के बीच में मैं अगर बात कर रहा हूं, सो इट विल बी M1. यस. M2 M3, बिकॉज M0 क्या रिजर्व मनी हो जाएगा, टोटल रिजर्व मनी हो जाएगा, क्या मैं उसको यूज कर सकता हूं. बैंकर्स डिपॉजिट विथ RBI प्लस अदर डिपॉजिट विथ RBI, चाहिए करेंसी इन सर्कुलेशन तो समझ में आता है, बट बैंकर्स डिपॉजिट विथ RBI एंड अदर डिपॉजिट विथ RBI, आर दे एक्सेसिबल? ओके, दैट इज समथिंग. सो M0 क्या मैं कह सकता हूँ, इस ये बेस है जिसपे बाकी का काम कर रहा है, M1 M2 M3 M4. यस. ऑल राइट. ओके, अब मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं. दो होता है, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी. हु हैज बीन गिवन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी of monetary policy? It is RBI. And what about the fiscal policy? The Ministry of Finance, the Government of India. So fiscal क्या है, फिस्कल है क्या मैं कह सकता हूँ उसमें, फिस्कल इज लाइक वर्ल्ड बैंक एंड मॉनेटरी इज लाइक IMF. मॉनेटरी जो है वो IMF की तरह काम करता है, और फिस्कल वाला जो है थोड़ा वर्ल्ड बैंक की तरह काम करता है इन अ वे. ओके, फिस्कल में क्या होता है, सारा ये स्कीम्स वगैरह आ जाता है, डिफेंस के लिए पैसा, ये वो. और मॉनेटरी में क्या होता है, मॉनेटरी में जो करंट सिचुएशन है इकोनॉमी की उसको हैंडल करने के लिए. सो क्या क्या होता है हमारे पास, बात करते हैं अगर मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स में, तो दो टाइप का टूल्स होता है. एक होता है क्वांटिटेटिव टूल्स, जिसमें क्वांटिटी हम लोग रेगुलेट करते हैं, दूसरा होता है क्वालिटेटिव टूल्स. सो क्वालिटेटिव टूल्स में क्या होता है, अगर हम उसमें बात करें, क्वांटिटेटिव डिस्कस कर लेंगे. मोरल सुएशन सुना है आपने, जिसमें स्पीचेस दी जाती है, मोरल परसुएशंस. यस. जिसमें स्पीचेस दी जाती है कि आप लोग ऐसे कर लें, यू शुड गिव द बेनिफिट ऑफ SLR CRR कट्स टू द पब्लिक, है ना, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, ये बोलते हैं RBI गवर्नर. सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल ये क्या है, क्या अब हम कह सकते हैं PSL, दैट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ क्वालिटेटिव कंट्रोल. अब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव कंट्रोल. क्वालिटेटिव ज्यादा है नहीं, क्वांटिटेटिव मेन है कि नहीं. क्वांटिटेटिव इज द बल्क, ओके, ऑफ द. यस. अब हम बात करते हैं CRR के बारे में. दिस इज द कैश रिजर्व रेशियो, एंड दिस इज द परसेंट ऑफ बैंक डिपॉजिट दैट बैंक्स मस्ट कीप एज कैश रिजर्व विद द RBI. और वो इस पे लेंड नहीं कर सकते. क्या इस पे इंटरेस्ट मिलता है बैंक को, CRR पे? नहीं मिलता है. लेकिन क्या इसको नरसिम्हन कमेटी ने कहा था दैट यू शुड गिव सर्टेन लेवल ऑफ, सजेस्ट किया था, लेकिन ऑब्वियसली सरकार थोड़ी देगी. ओके. अब यहां देखिए, CRR अगर बढ़ जाए तो क्या लेंडिंग के लिए पैसा कम हो जाएगा, लेंडिंग के लिए पैसा कम हो जाएगा, तो कैन आई से दैट देयर विल बी लेस मनी फॉर बैंक्स टू लेंड. इट मींस कि CRR बढ़ेगा तो मनी सप्लाई घटेगा. CRR हैज एन इनवर्स रिलेशन विथ मनी सप्लाई. यस. और CRR अगर कम हो जाएगा तो क्या हम कह सकते हैं कि इट विल बी एन ऑपोजिट इफेक्ट. अब यहां देखिए, मनी सप्लाई कब आप कम करना चाहते हैं, तो CRR को बढ़ा देंगे इन्फ्लेशनरी एरा में, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए. दूसरी चीज है कि CRR बढ़ाना कब चाहेंगे, जब मनी सप्लाई जो है, सॉरी, CRR घटाना कब चाहेंगे, उल्टा मैं कह रहा हूं, मनी सप्लाई जब आप बढ़ाना चाहेंगे, देयर विल बी मोर मनी फॉर द बैंक्स टू लेंड इन केस ऑफ रिसेशन. कैन आई से रिसेशन?
in case of, can I say, contraction of the economy, when I want wish to expand, in that case, इसमें किसी को डाउट है सीआरआर के बारे में? ये आएगा क्वेश्चन, और ध्यान से करिएगा। ये लॉलीपॉप है, ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज लॉलीपॉप। इसमें जो है आप गलती नहीं कर सकते हैं, ध्यान से कीजिएगा, +2 आराम से हो जाएगा, नहीं तो फिर क्या होगा, +2 नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, -2.66। दैट इज द करेक्ट माइंडसेट, because you are not only getting -0.66, you are also losing out on the opportunity for an easy easy peasy lemon squeezy 2 marks। तो -2.66 होगा। अब एसएलआर की बात करते हैं, तो एसएलआर क्या एक समय हमारा 40% तक टच करता था, जब हम थे नहीं, मतलब प्री एलपीजी रिफॉर्म टाइम्स। अब उसको हम नरसिम्हन कमेटी ने कम किया। अभी कितना 18-19% है, उसके अराउंड होवर करता है। उसको ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा हमने काट दिया। अब एसएलआर होता क्या, दिस इज द परसेंट ऑफ बैंक डिपॉजिट्स दैट बैंक मस्ट मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ सेफ एंड लिक्विड एसेट्स। अब सेफ एसेट्स क्या क्या हो जाएगा, गोल्ड, इट विल बी कैश, एंड देन जीसेक, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। कौन से बैंक को जीसेक में अपना 75% एनडीटीएल रखना पड़ता है? पेमेंट्स बैंक, इट इज द पेमेंट्स बैंक। ओके, अगर मैं एसएलआर को काट रहा हूं तो बैंक के पास ज्यादा पैसा बचेगा कि कम पैसा बचेगा लेंड करने के? ज्यादा पैसा बचेगा, यस। सो मनी सप्लाई जो है बढ़ जाएगी अगर एसएलआर घटेगी। अब एसएलआर बढ़ जाएगी तो मनी सप्लाई घटेगी, तो कहना इसे सीआरआर एसएलआर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई मनी सप्लाई। दिस इज यस। अब देखिए यहां पर एसएलआर जो है अगर कम हो जाएगा, सो मनी सप्लाई विल राइज। इट मींस कि क्या रिसेशन हो रहा है, या सरकार एक एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी परस्यू कर रहा है? कैन आई से लाइक दिस? ओके, अगर एसएलआर बढ़ गया, मनी सप्लाई घट गया, कैन आई से दैट देयर इज इंडिकेशन ऑफ इन्फ्लेशन इन द मार्केट, एंड दैट इज व्हाई द गवर्नमेंट इज डूइंग दिस, कॉन्ट्रैक्शन करना चाह रहा है, मनी सप्लाई कम करना चाह रहा है। ओके, अब बात करते हैं रेपो रेट। सो रेपो रेट इज द इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट टर्म। ओके, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बैंक रेट एंड रेपो रेट। रेपो रेट जो है, आप अगर आरबीआई से पैसा ले रहे हो तो वो शॉर्ट टर्म के लिए जो दे रहा है आपको इंटरेस्ट रेट, वो रेपो रेट है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप पैसा उठा रहे हो तो क्या कहेंगे उसको? वही चीज बैंक रेट अब कहने कहने लगोगे। वी विल नाउ कॉल इट द बैंक रेट। और यहां पर जो है रेपो रेट में, अगर आरबीआई रेपो रेट को कम कर रही है, सो क्या यहां पर इंसेंटिवाइज हो जाएगा? आप इंसेंटिवाइज हो जाएंगे बैंक टू टेक मोर मनी। तो क्या यहां पर जो लोन रेट्स है वो नीचे जाएगा, एंड देन देयर विल बी हायर मनी सप्लाई। सो कैन आई से दैट रेपो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोन रेट्स इन द मार्केट? इट इज अज्यूम्ड। ये है ना कि हमें नहीं पता कि बैंक्स देगी कि नहीं देगी। दैट हैज टू बी इंश्योर्ड बाय आरबीआई, कि इफ आरबीआई इज गिविंग द बेनिफिट ऑफ लोअर रेपो रेट, तो उसका जो है ट्रांसमिशन किसकी जिम्मेदारी है? आरबीआई की ही जिम्मेदारी है कि बैंक्स फॉलो थ्रू एंड गिव दिस टू द पब्लिक। सो कैन आई से दैट आरबीआई कंट्रोल्स इनडायरेक्टली, इट डज नॉट कंट्रोल डायरेक्टली। वो बैंक्स के थ्रू कंट्रोल करता है मार्केट को। यही है ना पूरी मॉनेटरी पॉलिसी। दिस इज द इंटायर मॉनेटरी पॉलिसी दैट वी आर सीइंग। अब रेपो रेट जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए, इट मींस दैट द लोन्स हैव बिकम चीपर फॉर द बैंक्स from the RBI. So it means that it can also give cheaper loans to the public. It can give cheap loans to the public. Yes. All right. अब हम बात करते हैं रेपो रेट अगर बढ़ जाए तो बैंक्स बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई बिकम्स कॉस्टलियर, देन बैंक्स विल आल्सो इंक्रीज देयर लेंडिंग रेट्स। अगर बोरोइंग नीचे चली जाएगी, मनी सप्लाई कम हो जाएगा। ओके,
रिवर्स रेपो रेट क्या है? अगर आप एक्सेस फंड पार्क करोगे, सो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम सीआरआर। सीआरआर फिक्स होता है, और रिवर्स रेपो रेट क्या, वॉलेंट्री होता है। रिवर्स रेपो रेट का जो डिपॉजिट्स होता है दैट इज वॉलेंट्री। अब यहां देखिएगा, रिवर्स रेपो रेट होता है जो आरबीआई आपको देगी, आरबीआई जो आपको देगी फॉर पार्किंग योर एक्सेस फंड। अब ये कम होता है, क्या आरबीआई भी बैंकर का बैंक है? इट इज बैंकर्स बैंक। और क्या टैगलाइन है आरबीआई के पास? लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट 2021 प्रीलिम्स। नाउ व्हाई इज इट कॉल्ड अ लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट आरबीआई? क्योंकि वो लास्ट में पैसा देता है अगर बैंक के पास कोई चारा नहीं बचा। सो दैट वाज ए क्वेश्चन। ओके, अब देखिए रिवर्स रेपो रेट जो है, रिवर्स रेपो रेट जो है, दिस इज द इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई बोरोज मनी एंड फ्रॉम कमर्शियल बैंक। तो अगर रिवर्स रेपो रेट को कम कर दिया तो क्या आरबीआई कह रहा है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर मनी, गिव इट टू द पब्लिक? अगर आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिया तो कैन आई से दैट आरबीआई से सेइंग दैट कम एंड गिव मी योर मनी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू गिविंग इट टू द पब्लिक, पार्क्स फंड विथ मी। ठीक है, सो ये मनी सप्लाई वो कंट्रोल कर रहा है। अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ गया तो मनी सप्लाई क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा? घटेगा, बिकॉज बैंक्स विल बी इंसेंटिवाइज टू कीप इट विथ आरबीआई rather than giving it out to the public. ओके, सो ये दिस इज हाउ द थिंग वर्क। बैंक रेट जो है ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ओके, लॉन्ग टर्म में वही रेपो रेट जैसा है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म है। रेपो रेट इज फॉर शॉर्टर टर्म, और बैंक रेट जो है लॉन्ग टर्म के लिए। तो हम डिस्कस करते हैं एमएसएफ के बारे में। दिस इज द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। दिस इज द रेट एट विच बैंक्स कैन बोरो ओवरनाइट फंड्स फ्रॉम आरबीआई अगेंस्ट देयर जीसेक। हायर देन रेपो रेट होता है, एंड दिस इज फॉर इमरजेंसी। अब हायर क्यों होता है? ताकि बैंक्स बिहेव करें। अब मान लो एमएसएफ को बहुत एक्सेसिबल बना दोगे, तो क्या बैंक्स बोलेंगे अरे एमएसएफ ले लेंगे, है ना? वाई बॉदर विथ आर बुक्स, वाई बॉदर विथ मेंटेनिंग आर बुक्स। ठीक है, तो ये चीज है। दिस एक्ट्स एज अ सीलिंग फॉर शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट। ओके, और ये डिस्करेज किया जाता है, इसीलिए एमएसएफ रेट इज हायर देन रेपो रेट। ओके, एंड दिस इज फॉर इमरजेंसी बोरोइंग ओनली, ताकि ओवरनाइट जो है आपका जो ऊपर नीचे अगर हो रहा है फंड्स, तो वो नॉर्मल से नॉर्मलाइजेशन हो सके। ओएमओ क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब ये ओएमओ जो है, दिस इज वेयर आरबीआई बाइज और सेल द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ओके, यस, सॉर्ट ऑफ सेइंग बैंक्स टू बिहेव। ओके, अब इसमें क्या है, इफ आरबीआई इज बाइंग द जीसेक, तो अगर बाई करेगा जीसेक तो उसके बदले पैसा देगा, तो मनी सप्लाई ऊपर जाएगा। और इफ इट इज सेलिंग जीसेक, तो उसके बदले आपसे पैसा लेगा। आप ऐसे समझिए, बाई करेगा जीसेक मतलब आपके, मैं आरबीआई हूं और आप एक कंज्यूमर हैं, आपसे मैं बाई कर रहा हूं जीसेक, तो क्या मैं आपसे पीस ऑफ पेपर लेके आपको पैसा दे रहा हूं? पीस ऑफ पेपर लेके आपको पैसा दे रहा हूं, तो उससे क्या होगा, क्या मनी सप्लाई इंक्रीज होगा? अब दूसरी चीज समझिए कि अगर मैं सेल कर रहा हूं, तो एम आई गिविंग यू अ पीस ऑफ पेपर इन रिटर्न फॉर द मनी? यस और नो? तो इससे क्या मनी सप्लाई नीचे जाएगा? ओके, डिक्रीज होगा मनी सप्लाई। अब यहां पर जो है, यहां पर आपने ऑपरेशन ट्विस्ट सुना है। अब ऑपरेशन ट्विस्ट क्या है? ऑपरेशन ट्विस्ट जो है, क्या यहां पर आरबीआई, अंडर ऑपरेशन ट्विस्ट, आरबीआई बाइज लॉन्ग टर्म बॉन्ड एंड सेल्स शॉर्ट टर्म बॉन्ड। अब ये क्यों करता है? क्या यील्ड कर्व को मेंटेन करता है? ये लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट को लोअर करता है। इसमें क्या करता है ट्विस्ट में, ऑपरेशन ट्विस्ट में, इट्स अ टाइप ऑफ एन ओपन मार्केट ऑपरेशन वेयर इट बाइज लॉन्ग टर्म बॉन्ड एंड इट सेल्स शॉर्ट टर्म बॉन्ड। ओके, अब ये जो है साइमल्टेनियसली बाइंग और सेलिंग होता है। साइमल्टेनियसली बाइंग एंड सेलिंग आप कर रहे हो। यू आर बाइंग व्हाट, लॉन्ग टर्म बॉन्ड, एंड यू आर सेलिंग व्हाट, you are selling short term bond. So if I am buying long term bond, am I increasing the demand of long term bonds? मैं स्टिमुलेट कर रहा हूं डिमांड को। अचानक से मार्केट को ये पता चलेगा कि somebody is buying long term bonds, सो उससे क्या होगा, उसका प्राइसेस बढ़ेगा।
बॉन्ड्स का प्राइसेस बढ़ेगा. सो व्हाट हैपेंस टू द यील्ड इफ द बॉन्ड प्राइस हैज राइजिंग इज राइजिंग? क्या यील्ड गिरेगा? समझ में आया? सो नाउ, अब ये एक फाइनल पॉइंट है, समझिएगा तो ये ऑपरेशन ट्विस्ट समझ में आ जाएगा. अगर मैं लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स बाई कर रहा हूं तो प्राइस उसका बढ़ेगा, यस. देन द यील्ड विल फॉल. सो विल द इन्वेस्टर बी डिस्करेज टू पार्क देयर मनी इन लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स? Will the investor be incentivized to invest their money in the economy? Yes. अब ये ऑपरेशन ट्विस्ट किसी को नहीं समझ में आया तो मुझे अभी बोलेगा. ऑपरेशन ट्विस्ट नहीं समझ में आया तो बोलिए. क्या लोअर यील्ड जो है डज इट ट्रांसलेट्स टू लेस नंबर ऑफ पीपल पुटिंग देयर मनी इन द लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स? मैं फिर से बताता हूं, यहां तक समझ में आ गया? साइमल्टेनियस बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है ऑपरेशन ट्विस्ट में. साइमल्टेनियस बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है. ओके. अब ये जो है साइमल्टेनियस बाइंग एंड सेलिंग समझ में आ गया ना ऑपरेशन ट्विस्ट का? मेरी बात समझिए कि अगर मैं लॉन्ग टर्म बॉन्ड बाई कर रहा हूं एज अ गवर्नमेंट एंटिटी, सो डज इट सिग्नल टू द मार्केट दैट द लॉन्ग टर्म बॉन्ड इज इन हाई डिमांड? एम आई क्रिएटिंग स्कार्सिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स? इफ आई एम बाइंग एज अ गवर्नमेंट, एम आई क्रिएटिंग, कैन आई मेक एन इम्पैक्ट? क्योंकि गवर्नमेंट बहुत लार्ज स्केल पे खरीदती है बॉन्ड को. सरकार 5-10 बॉन्ड तो खरीदेगी नहीं. दे विल बाई एट अ लार्ज ट्रांच. अब यहां समझिए कि अगर वो लॉन्ग टर्म बॉन्ड खरीद रहा है तो क्या बॉन्ड का प्राइसेस पुश होगा? बिकॉज इट इज इन शॉर्ट सप्लाई, सो एवरीबडी विल बी चेजिंग वेरी लेस नंबर ऑफ बॉन्ड्स. सो हमने बॉन्ड प्राइस और यील्ड का क्या रिलेशन पढ़ा है? दैट प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by यील्ड और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यील्ड. सो प्राइस अगर ऊपर जा रहा है बिकॉज आरबीआई ने खरीद लिया है बॉन्ड को, तो क्या उसका रिटर्न नीचे जाएगा? द यील्ड दैट यू आर गोइंग टू गेट. ये चीज समझ में आई? अब यहां समझिए कि क्या ये डिस इंसेंटिवाइज करेगा इन्वेस्टर को नॉट टू पार्क देयर मनी इन द लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स एंड रादर इन्वेस्ट द मनी इन द इकोनॉमी, इन द स्टॉक मार्केट और अदर एवेन्यूज, इन रियल एस्टेट, विच विल क्रिएट इम्पैक्ट? क्योंकि क्या नॉर्मल जब लॉन्ग टर्म बॉन्ड में पैसा डाल देगा इन्वेस्टर तो वो लॉक हो जाएगा एंड इट विल रादर बिकम ए लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट rather than being an asset for the economy, the investors money, it will become a liability for the government. Okay, so ये अब समझ में आया ऑपरेशन ट्विस्ट? डिड यू अंडरस्टैंड ऑपरेशन ट्विस्ट? आपको क्या दे रहा है? वो एक मीम है ना, यू गेट, ओके, यू गिव यू गेट. सो शॉर्ट टर्म बॉन्ड जो है यू गेट, वेयर एज आरबीआई गेट्स व्हाट? लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स. और लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स इसको मिलेगा तो आरबीआई क्या करेगा? लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स की प्राइसेस ऊपर जाएगी, यील्ड नीचे जाएगा. Disincentivize होंगे people. Why? Because the return will be very less and then they will be incentivized to invest in the economy. अब समझ में आया ओएमओ कैसे काम करता है? लैफ. व्हाट इज लैफ? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी. यहां पर आरबीआई जो है अलाउ करता है बैंक्स को बोरो करने के लिए वाया रेपो और पार्क फंड्स ओवरनाइट, और मेन टूल है फॉर मैनेजिंग डेली लिक्विडिटी. और इसमें रेपो और रिवर्स रेपो का यूज किया जाता है, और ये शॉर्ट टर्म रेट जो है उसको पॉलिसी रेट से अलाइन करने के लिए आपका होता है. तो ये बेसिकली शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के लिए, दिस इज नॉट फॉर लॉन्ग टर्म. क्योंकि बोथ क्या, रेपो और रिवर्स रेपो शॉर्ट टर्म के लिए है. लॉन्ग टर्म के लिए क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म के लिए क्या, रेपो में हम बैंक रेट देखते हैं. ओके. अगर मैं एसडीएफ की बात करूंगा, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, सो दिस इज द रेट एट विच बैंक्स कैन पार्क देयर एक्सेस फंड विद आरबीआई विदाउट नीडिंग कोलैटरल. आपका जो एक्सेस फंड है आप क्या करोगे? उसको आप आरबीआई के पास पार्क कर दोगे विदाउट पुटिंग योर जीसेक एज कोलैटरल. ओके. और ये एक्सेस लिक्विडिटी को अब्सॉर्ब करने के लिए यूज होता है. सो इन रिसेशन बेस्ड इकोनॉमी, क्या ये एसडीएफ को यूज करेगी? एसडीएफ को अट्रैक्टिव बनाएगा कि
अनअट्रैक्टिव बनाएगा। इन अ रिसेशन इकोनॉमी एसडीएफ को अट्रैक्टिव अनअट्रैक्टिव बनाएगा। भाई, क्या पैसा भेजना है इकोनॉमी के अंदर इन अ रिसेशन? यस, ओके, करेक्ट। इन्फ्लेशन, दिस इज सिंपली द जनरल इंक्रीज इन प्राइसेस। यहां पर जो है डिमांड पुल क्या होता है इन्फ्लेशन? डिमांड बहुत ज्यादा है, टू मच मनी इज चेजिंग टू फ्यू गुड्स। अब है जैसे थार है, जो महिंद्रा की थार है, बहुत लोग खरीदना चाहते हैं उसको, तो उसका प्राइस ब्लैक मार्केट में बढ़ जाता है, एवरीबडी इज चेजिंग इट, ओके। और स्कोडा की कुशाक कोई नहीं खरीदना चाहता है, तो क्या उस पर डिस्काउंट मिलता है? सो कैन आई से दैट डिमांड पुल इन्फ्लेशन है थार के लिए? डिमांड पुल इन्फ्लेशन है थार के लिए, बिकॉज एवरीबडी इज चेजिंग दिस, द मनी इज चेजिंग दिस, देर इज वेरी लेस नंबर ऑफ थार, whereas there is very less number of people chasing Kushak, so there is no inflation. उसके बाद गवर्नमेंट स्पेंडिंग अगर ज्यादा है, मनी सप्लाई ज्यादा है, ओके, तो ये सारी चीजें जो है हमें डिमांड पुल में देखने को मिलती है। कॉस्ट पुश क्या है? अब कॉस्ट पुश जो है उसमें इनपुट कॉस्ट ज्यादा है। कैन आई से दैट द प्राइसेस ऑफ, इफ द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल राइजेस, सो इट मीन्स कि प्रोडक्शन साइड से प्रॉब्लम है, इनपुट कॉस्ट का इशू है, ओके। अच्छा, एक चीज बताइए, इफ देर आर मोर एक्सपोर्ट्स, सो ये कौन सा हो जाएगा? विच काइंड ऑफ इन्फ्लेशन दिस विल बी? दिस विल बी अ डिमांड पुल इन्फ्लेशन और नॉट? क्योंकि आपका जो सामान है, क्या वो एक्सपोर्ट हो रहा है? बाहर के कंट्री से डिमांड जनरेट हो रहा है, तो डोमेस्टिक इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो रहा है, यही चीज हो रही है। अब यहाँ एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि शुगर है, शुगर का प्राइस बढ़ेगा अगर एथेनॉल फार्मर्स को बेटर रिटर्न देगा। मान लो कि ब्राजील में एथेनॉल का प्रोडक्शन हो रहा है और इंडियन फार्मर्स को बहुत अच्छा एक्सपोर्ट के लिए बोल रहा है, सो कैन आई से दैट इंडिया में डोमेस्टिकली इन्फ्लेशन होगा बिकॉज एक्सपोर्ट बढ़ा है? कैन दैट बी अ थिंग? इसीलिए क्या हमारे कंट्री में एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट करके एक है 1955, ताकि डिमांड पुल इन्फ्लेशन बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल डिमांड जो है, इंटरनल इन्फ्लेशन ना बढ़े। अब यहां पर एक और चीज है कॉस्ट पुश में। सो अगर एक्सपेंसिव हो जाएगा इम्पोर्ट, इंपोर्ट एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो इज दैट अ एग्जांपल ऑफ कॉस्ट पुश? अगर रॉ मटेरियल का इंपोर्ट इंपोर्ट का प्राइसेस बढ़ जाएगा, सपोज लेट अस से ऑयल का प्राइस बहुत ज्यादा है, सो इट इज अ कॉस्ट पुश, क्योंकि प्रोडक्शन साइड से कॉस्ट का पुश हो रहा है। तो कोई भी बिजनेसमैन जो है, द वे ट्रेडिशनल बिजनेस वर्क्स, जो प्राइवेट सेक्टर काम करता है, क्या वो प्रॉफिट मेकिंग पे करता है? तो आप किससे निकालेगा पैसे? कस्टमर से निकालेगा, अपने तो वो नहीं करेगा, ओके। इन्फ्लेशन का ड्रॉबैक क्या है? परचेजिंग पावर को रिड्यूस कर देता है, ये फिक्स्ड इनकम ग्रुप्स को हर्ट करता है, और बोरोवर्स को बेनिफिट करता है। बेनिफिट बोरोवर हाउ? अब यहां समझिए कि क्या इन्फ्लेशन की वजह से मनी का वैल्यू नीचे चला जाता है? जो 100 रुपए था, याद कीजिए 20 साल पहले आप जब छोटे थे, तो 100 रुपीज यूज टू गेट यू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट नाउ 100 रुपए क्या है? हाथ का मैल हो गया बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। अब यहां समझिए कि अगर मैंने बोरो किया बैंक से 20,000 रुपीज इन 1991, और मुझे 20,000 रुपीज वापस करना है इन 2025, सो किसको फायदा है? बैंक को फायदा है कि मुझे फायदा? मुझे फायदा है एज अ बोरोवर। वाई? बिकॉज 20,000 का वैल्यू क्या अब आधा हो गया है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, दैट इज द थिंग। सो बोरोवर्स आर ऑन गुड टर्म्स विथ इन्फ्लेशन, क्योंकि इन्फ्लेशन इरोड्स वैल्यू ऑफ money. The lenders lose, and that is why lenders, they ask you to pay an interest, because it serves a two purpose. One is it gives the lender a profit over the facility because they're giving a facility, and plus it protects the lender as well.
It protects the lender from inflation. That is why there is an interest rate. इसका मेजर क्या है इन्फ्लेशन का? सीपीआई है, डब्ल्यूपीआई है, और जीडीपी डिफ्लेटर है. वी हैव डिस्कस्ड ईच वन ऑफ दैट. ओके. इसको कंट्रोल कैसे करते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी से करते हैं. ओके. फिस्कल पॉलिसी से करते हैं. फिस्कल पॉलिसी से कैसे होगा? गवर्नमेंट स्पेंडिंग कब बढ़ जाती है? इन द टाइम ऑफ रिसेशन, इन द टाइम ऑफ लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ. ओके. और गवर्नमेंट स्पेंडिंग रिड्यूस कब होती है? इन टाइम्स ऑफ हाई इन्फ्लेशन. इन टाइम्स ऑफ हाई इन्फ्लेशन सरकार स्पेंडिंग कम कर देती है. ओके. दैट इज द थिंग. ऑल राइट. अब बात करते हैं सीपीआई के बारे में. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. सो सीपीआई जो है ये कौन कंपाइल करता है? एनएसओ करता है. लेकिन मल्टीपल सीपीआई है कि नहीं? सीपीआई एएल, सीपीआई आईडब्ल्यू, इंडस्ट्रियल वर्कर, है ना? सो उसमें जो है मेजोरिटी ऑफ देम आर कंपाइल्ड बाय एनएसओ, और इट इज यूज्ड बाय आरबीआई फॉर इन्फ्लेशन टारगेटिंग. अब इन्फ्लेशन टारगेटिंग कितना है? व्हाट इज द इन्फ्लेशन टारगेटिंग नंबर? 4 + -2 है. 4 ± 2. what happens after it breaches the 6%? 4 ± 2 मतलब आइदर 2% से नीचे नहीं जाना चाहिए और 6% से ऊपर नहीं जाना चाहिए. आइडियल नंबर है 4%. अब 2% से नीचे क्यों नहीं जाना चाहिए? महंगाई तो कम होनी चाहिए. क्या ये प्रोड्यूसर को इंसेंटिवाइज नहीं करना है? हमें प्रोड्यूसर को इंसेंटिवाइज करना है. बिकॉज अगर 2% से नीचे जाएगा प्रोड्यूसर्स विल नॉट बी इंसेंटिवाइज्ड. अगर 6% से ऊपर जाएगा देन कंज्यूमर्स विल नॉट बी इंसेंटिवाइज्ड. सो क्या बोथ प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को इंसेंटिवाइज करने के लिए 4% रखना है? यस. लेकिन किसके तरफ शिफ्ट है? यहां पर किसी की तरफ तो बायसनेस होगा ना. दोनों को खुश करने की जरूरत है. कंज्यूमर को खुश करना, कंज्यूमर की तरफ बायस. देयर इज अ कंज्यूमर बाय. इसीलिए क्या मैं कह सकता हूं डब्ल्यूपीआई से शिफ्ट किया गया सीपीआई पे? डब्ल्यूपीआई प्रोड्यूसर साइड को देख रहा था, होलसेलर, होलसेल प्राइस इंडेक्स. अभी सीपीआई पे हम चले गए. और ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग है, अभी रिसेंटली आया है. क्या इसका स्टैट्यूटरी कुछ बैकिंग है? इसका स्टैट्यूटरी बैकिंग है? यस. यस और नो? दिस इज 2016 से है कि नहीं? आरबीआई एक्ट में डाला गया है थ्रू एन अमेंडमेंट. अब यहां देखिए, ये देखिए कि अगर 6% से ऊपर चला गया देन व्हाट हैपेंस? अगर 6% से ऊपर चला गया देन व्हाट हैपेंस? क्या आरबीआई को रिपोर्ट देना पड़ेगा विथ अ कॉज कि क्यों हो रहा है? एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, एमपीसी. हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन? हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन? द आरबीआई गवर्नर. उसमें क्या दोनों रहता है? आरबीआई के साइड से लोग रहते हैं और गवर्नमेंट के साइड से लोग रहते हैं. बोथ ऑफ देम. मेजोरिटी किसके साइड से होता है? मेजोरिटी किसके साइड से होता है? बोथ ऑफ देम, आरबीआई एंड गवर्नमेंट. यस. ऑलराइट. इसमें जो है सीपीआई में सर्विसेज होता है, तो वेटेज सबसे ज्यादा किसको है? फूड, बिकॉज फूड इज द मेजर थिंग. अब जैसे इसमें जो है बास्केट ऑफ गुड्स होता है. सीपीआई में महंगाई कैसे निकालते? बास्केट ऑफ गुड्स के थ्रू निकालते हैं. अब बास्केट ऑफ गुड्स जो है उसमें सबसे बड़ा है, फूड तो रोज खाते हो, कपड़े रोज खरीदते हो. इसमें कपड़े, मान लो कपड़े भी मैं डाल रहा हूँ, मैं जूते भी डाल रहा हूँ, एंड बाकी चीजें. लेकिन कपड़े और जूते का वेटेज कम होगा. क्या मैं, क्योंकि कपड़े में 6 महीने में एक बार, साल में एक बार खरीदता हूँ. हो सकता है आप में से कोई हर महीने खरीदता हो सकता है आप में से कोई 3 साल पे खरीदता हो. लेकिन मैं एक एवरेज कंज्यूमर का निकालता हूँ कि एवरेज कंज्यूमर साल में 2 बार कपड़े खरीदता है. ओके. सो उस केस में मैं जो है मिसलेनियस में डालते रहूंगा. हेयर कट महीने में एक बार लेता हूं मैं, हर रोज नहीं जाता हूं, लेकिन मैं फूड रोज खाता हूँ. सो इसीलिए फूड का वेटेज हाईएस्ट होगा. उसके बाद मिसलेनियस खर्चे जिसमें मल्टीपल हेड्स आ जाता है. फिर हाउसिंग. हाउसिंग इज अ बिग एक्सपेंस, उसका वेटेज जो है थर्ड पे आता है. उसके बाद फ्यूल, पेट्रोल, ऑफिस जाने के लिए गाड़ी में पेट्रोल वगैरह भराना. ऑल दीज थिंग्स आर देयर. डब्ल्यूपीआई जो है दिस इज कंपाइल्ड बाय ओईए, दैट इज द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. सीपीआई कौन था? सीपीआई था आपका एनएसओ था, वेयर एज डब्ल्यूपीआई इज कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. एंड दिस डज नॉट इंक्लूड सर्विसेज. और इसका बेस ईयर क्या है? 2011 एंड 12. और इसमें मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का सबसे बड़ा वेटेज होता है, देन प्राइमरी आर्टिकल्स, एंड देन फाइनली फ्यूल एंड पावर आता है. और ये, इट यूज्ड टू बी द मेन इन्फ्लेशन मेजर बिफोर आरबीआई शिफ्टेड टू सीपीआई.
Okay. Now, what is core inflation? This is the headline inflation minus volatile items like food and fuel. So headline inflation minus food and fuel. आप जो है इसको देख लोगे. So क्या headline inflation में food और fuel included होता है? Including headline inflation includes volatile articles. Whereas when you subtract volatile articles from headline, you get core number or the core inflation. ये किसी को डाउट है इसमें? यस और नो बता दीजिए. नो बोलिएगा तो मैं समझाऊंगा. ओके, यहाँ पर कुछ दिक्कत की बात नहीं. हफ्ता भर बच गया, इसीलिए मैं कह रहा हूं. मना कीजिए, नहीं आया. दैट इज द मोस्ट पावरफुल थिंग दैट यू कैन डू राइट नाउ. ये समझ में आ गया कोर और हेडलाइन के बीच का डिफरेंस? हेडलाइन में से मैंने फूड और फ्यूल माइनस कर दिया. भाई फूड एंड फ्यूल क्या होता है? आज मैं गया फ्राइडे को मैं कांदा लेने, 80 रुपए है. कल गया 60 रुपए है. परसों गया 50 रुपए, फिर गया 100 रुपए. ऐसा होता है. फ्लक्चुएशन इज देयर. लेकिन क्या ऐसा होता है कि कपड़ा में 699 का टी शर्ट लाया और अगले दिन गया तो वो 899 का हो गया? ऐसा नहीं होता. 699 एंकर्ड रहता है 3-4 महीने, एंड देन इट चेंजेस. ओके. फिर डिफ्लेशन क्या होता है? डिफ्लेशन इज द डिक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल. ओके. नेगेटिव इन्फ्लेशन. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसइंफ्लेशन एंड डी इन्फ्लेशन? डिफ्लेशन एंड डिसइंफ्लेशन में डिफरेंस क्या है? डिसइंफ्लेशन क्या अभी भी राइज हो रहा है? अभी भी राइज हो रहा है, लेकिन कम हो रहा है पहले से. मान लो कि 6% था पहले, तो अब कम हो गया है, 4% हो गया. ओके. लेकिन स्टिल द प्राइस इज राइजिंग. बट डिफ्लेशन में क्या है? जहां 100 रुपए था अब वो कम हो रहा है, 60 हो गया. फिर अब कम हो रहा है, 50 हो गया. वेरएज डिफ्लेशन इज ये कि 100 से 150 गया, और फिर 120 गया, फिर सॉरी 150 गया, फिर 170 गया, और फिर जो है 180 गया. प्राइस अभी भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन क्या जो जिस लेवल से प्राइस इंक्रीज हो रहा है वो डिक्रीज हो गया? द रेट, दिस इन्फ्लेशन में रेट कम हुआ, लेकिन प्राइस लेवल अभी भी बढ़ रहा है. वेराज इन डिफ्लेशन अब जो है नेगेटिव है. ओके. सो दिस इज लिंक टू इकोनॉमिक स्लो डाउन. वाई इकोनॉमिक स्लो डाउन? क्या इसलिए है कि इफ पीपल आर नॉट बाइंग, देन द बिजनेसेस दे विल बी फोर्स टू सेल एट अ लोअर प्राइस. ले जाइए. अब मान लिया कि जैसे मेरे घर के पास जो मार्केट है वहां स्ट्रॉबेरी है. स्ट्रॉबेरीज कोई खरीद नहीं रहा है और वो खराब होते जा रहा है, तो क्या डिस्ट्रेस सेल होगा? वो बोलेगा कुछ तो आ जाए. उसने 100 रुपए में स्ट्रॉबेरी खरीदी थी, तो उसको लगेगा यार 100 में कोई नहीं खरीद रहा है, सो एटलीस्ट लेट मी गेट समथिंग, तो 50 में खरीद ले. तो ये क्या नेगेटिव हो गया? 100 में बेच रहा था, 50 हो गया. यस. वेराज डिसइंफ्लेशन क्या है? डिसइंफ्लेशन क्या है? रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, लेकिन अभी भी क्या राइज हो रहा है प्राइस? तो डिसइंफ्लेशन इज 100 से 150 गया, फिर 170 गया, फिर 180 गया. सो यहां देखिए क्या है, 100 से 150, व्हाट इज द +50 है? व्हाट इज द रेट इंक्रीज? उसके बाद यहां से क्या +20 है, और यहां से क्या +10 है. तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन अभी भी बढ़ रहा है, लेकिन क्या उस रेट में डिक्रीज है? द नंबर अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन इज हैपनिंग, बढ़ रहा है, लेकिन रेट में डिक्रीज है. यहाँ +50 से +20, 50% से हम 20% पे आ गए, और फिर हम 10% पे आ गए. ओके. सो ऑल दिस थिंग इज हैपनिंग. लेकिन यहां पर क्या है, डिसइंफ्लेशन में हम क्या कह रहे हैं कि रेट ऑफ इंक्रीज इज हैपनिंग, वेयर एज डिफ्लेशन में एक्चुअल प्राइस घट रहा है. 100 से 70 हुआ, 50 हुआ, 80 हुआ, सॉरी 50 हुआ, 40 हुआ. किसी को डाउट हुआ? किसी को डाउट है इसमें, डिसइंफ्लेशन एंड डिफ्लेशन में? मैं अज्यूम कर रहा हूं. स्टैगफ्लेशन क्या है? इट इज अ सिचुएशन ऑफ हाई इन्फ्लेशन विथ हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्टैग्नेंट इकोनॉमिक ग्रोथ. क्या ये चीज पाकिस्तान में देखने को मिल रही है? दैट देयर आर नो जॉब्स, लेकिन प्राइसेस ऑफ गुड्स आर राइजिंग. ओके. सो ये जो है, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टू टैकल, बिकॉज क्या ऐसा होता है कि अगर आप इन्फ्लेशन को टैकल करने जाइएगा तो ग्रोथ नहीं टैकल होगा, ग्रोथ का लैक ऑफ ग्रोथ टैकल नहीं होगा, और लैक ऑफ ग्रोथ को टैकल करने जाइएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा. तो क्या यही प्रॉब्लम अर्जेंटीना में हुआ था? सो दैट इज वाई द पर्सन, द प्रेसिडेंट, ही सेड, हावियर मिले, कि थोड़ा तो प्रॉब्लम होगा. थोड़ा प्रॉब्लम क्यों होगा? बिकॉज उसने कहा कि पिक योर पॉइजन. क्या स्टैगफ्लेशन में पिक योर पॉइजन हो जाता है?
या तो ये पॉइजन लो या तो वो पॉइजन लो, या तो हाई प्राइसेस का पॉइजन लो या लो इकोनॉमिक ग्रोथ का पॉइजन लो, इट इज अप टू यू। ओके। फिलिप्स कर्व क्या होता है? दिस शोज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये क्या कहता है कि थोड़ा इन्फ्लेशन जरूरी है इकोनॉमिक ग्रोथ को बनाने के लिए और एम्प्लॉयमेंट को करने के लिए। इट मीन्स कि जो लोअर अनएम्प्लॉयमेंट है, दिस माइट कम विथ हायर इन्फ्लेशन। ओके। और ये रिलेशनशिप जो है कभी कभार स्टैगफ्लेशन में ब्रेक डाउन हो जाता है, क्योंकि स्टैगफ्लेशन में दोनों एक तरफ निकलने लगता है, दोनों एक तरफ निकलने लगता है कि इन्फ्लेशन भी है और अनएम्प्लॉयमेंट भी है। फिलिप्स कर्व क्या कहता है? इन एन आइडियल कंट्री जहां पर नॉर्मल इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, थोड़ा इन्फ्लेशन जरूरी है ताकि एम्प्लॉयमेंट बना रहे, क्योंकि क्या इन्फ्लेशन जरूरी है प्रोड्यूसर साइड को इंसेंटिवाइज रखने के लिए। एंड इफ प्रोड्यूसर साइड विल बी इंसेंटिवाइज, द नंबर ऑफ जॉब्स विल गो अप। इफ प्रोड्यूसर साइड विल बी इंसेंटिवाइज, द नंबर ऑफ जॉब्स विल गो अप। ओके, सो ये आपका क्या हो गया? दिस इज योर इन्फ्लेशन। ठीक है।